नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत और ग्रीनलैंड स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बॉलीवुड की एक सुपरहिट फिल्म के गाने के लिए जाने जाने वाले शायर इंदिवर ने लाइनें लिखी थी। कस्में वायदे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। आज के कलयुग के लिए शायद इंदिवर ने सही लिखा था। आज के समाज में रिश्ते नाते बेटा बेटी या फिर और दूसरे रिश्ते सब मतलब क्या, सब पैसों और संपत्ति की खींचतान का खेल रह गया। आज हम आपको एक ऐसी दुखद स्टोरी दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपकी आंखें आंसुओं से डगमगा जाएंगी। शिवचरण नाम के एक पिता जिसने अपनी 3 बेटियों को पढ़ाने में पूरी जिंदगी खपा दी, सबको पढ़ा लिखा कर पैरों पर खड़ा किया, और जब ये शख्स बुजुर्ग हुए और उसे अपने बच्चों के सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो उनके सभी बच्चों ने किनारा कर लिया। एक वक्त ऐसा आया कि उन्हें कंधा देने के लिए परिवार के लोग नहीं थे, वृद्धाश्रम के लोग साथ आए, और शायद इसीलिए किसी ने कहा है कि ऐसी संतान होने से तो ना होना ही अच्छा है। बाकी तो आप पालोगे जब होगा ना। ऐसे बच्चे तो भगवान ने किसी को देने ही नहीं चाहिए। मैं तो सोचती हूँ बगैर बच्चे ही रह जाती तो ठीक रहती। ये पोता है नोएडा में पढ़ रहा है। तो वो पोता पोती फोन करते हैं? ना, कोई ना करता। तो आज हम आपको इस बुलेटिन में एक ऐसी कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसको देखने के बाद आप भी सोचेंगे कि वाकई आप जिन पर बहुत भरोसा करके जिन्हें पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं, जब आपको जरूरत होगी तो क्या वो आपका साथ देंगे। बात सोनीपत के वृद्धाश्रम में रहने वाले शिवचरण रामरतन गुप्ता की हम करने जा रहे हैं। आज से करीब 2 साल पहले जब परिवार वालों ने किनारा उनसे कर लिया था, पति पत्नी को अकेलापन खाने लगा, तब शिवचरण अपनी पत्नी के साथ सोनीपत के वृद्धाश्रम में आ गए। कहने को उनके परिवार में 3 बेटियां हैं, उन्हें पाला पोसा, उन्होंने पढ़ाया लिखाया, उनकी शादी की। आज तीनों बेटियां अपने परिवार में बहुत सुखी हैं। लेकिन आखिरी समय में, मतलब जब शिवचरण का आखिरी समय आया तो इन तीनों संतानों ने अपने माता पिता को सिर्फ दुख और वृद्धाश्रम दिया। 3 बेटियों में से किसी ने माता पिता की जिम्मेदारी नहीं उठाई, और जब अपनों ने साथ छोड़ दिया तो दोनों पति पत्नी वृद्धाश्रम रहने लगे। कुछ समय पहले पत्नी दुनिया छोड़कर चली गई। अब शिवचरण भी इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन जाते जाते उनकी एक वो इच्छा अधूरी रह गई जिसको आप कहिए कि ये इच्छा भी कैसे हो सकती है। मतलब उनका इतना मन था कि बेटी आकर देख भर ले उनके आखिरी वक्त। वो इस बात का इंतजार करते रह गए कि उनकी बेटियां मिलने आ जाएं, 3 में से कोई एक ही आ जाए और आखिरी बार उन्हें आकर पिता पुकार दे। लेकिन ये इच्छा उनकी पूरी नहीं हो पाई। शिवचरण की बेटियां तो सोनीपत के वृद्धाश्रम में नहीं पहुंची, लेकिन नवभारत की बेटी इस आश्रम में जरूर पहुंची। वहां के बुजुर्गों का हालचाल जाना। आपको दिखाते हैं हमारी सहयोगी श्वेता श्रीवास्तव की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आज मैं मौजूद हूँ सोनीपत के एक वृद्धाश्रम में। शायद आपने भी वो वीडियो देखा होगा जिसमें एक बुजुर्ग आखिरी सांस तक अपनी बेटियों का इंतजार करता रहता है एक वृद्धाश्रम में, और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है और फिर उनकी बेटियां बजाय आने के अंतिम संस्कार में शामिल होने के वीडियो कॉल पर अपने पिता का अंतिम संस्कार देखती हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। देखिए, उस बुजुर्ग की बेटियां उनसे मिलने नहीं आई यहाँ, चाहे जो भी वजह रही हो सकता है अलग अलग वजहों की वजह से वो यहाँ नहीं पहुँच पाई हों, लेकिन आज नवभारत की ये बेटी यहाँ मौजूद है उसी वृद्धाश्रम में जहाँ हम आपको दिखाएंगे जब वो बुजुर्ग आखिरी वक्त तक अपनों का इंतजार करते रहे। वृद्धाश्रम के इस कमरे में एक बिस्तर खाली है, एक फ़ोन खामोश है, और एक ऐसी कहानी बाकी है जिसने पूरे देश को विचलित कर दिया। दावा है कि यहाँ रहने वाले शिवचरण आखिरी समय तक अपनी बेटियों का इंतज़ार करते रहे और उसके बाद दम तोड़ दिया। ये वो फ़ोन है जिसमें कुछ मैसेज हैं। उन मैसेज में कहा गया है बेटियों की तरफ से कि अपना ध्यान रखना, समय पर दवा खा लेना। लेकिन शायद शिवचरण को अपनी बेटियों की ज़रूरत थी। आखिरी समय में आखिरी बार उन्हें एक देखने की इच्छा थी, और वो इच्छा मन में रखे रखे वो इस दुनिया से चले गए। आज इस खाली बेड पर उनका फ़ोन पड़ा हुआ है।
बिल्कुल शांत, जिस पर ना कोई संदेश आना है और ना ही फोन की घंटी बजनी है। शिवचरण जी के बगल वाले बिस्तर पर उनके दोस्त हरवंश जी रहते हैं और वो तो अभी भी इस बेड पर हैं, लेकिन उनके बगल वाला जो बेड है वो अब खाली हो गया है। और ऐसा नहीं है कि शिवचरण जी बहुत वक्त से बीमार थे, स्वस्थ थे, लोगों से बातचीत किया करते थे, कुछ दिनों से बस पेट में तकलीफ थी, लेकिन इतनी जल्दी वो दुनिया छोड़कर चले जाएंगे ऐसा किसी को नहीं लगा था। हरवंश जी, शिवचरण जी आपसे बात करते थे? हाँ, बात यही करते थे, बैठते थे, जो जब सही ठीक ठाक थे जब यही बातें करते थे। मैं लड़कियाँ तो आ नहीं सकती, मैं लड़कियाँ कहते हैं मेरे पास रह जा, मैं उनके पास जाना नहीं चाहता, तो मैं इधर आ गया हूँ। पहले तो किसी और आश्रम में होंगे तो उधर से फिर ये इधर आए हैं। अच्छा, बेटियां उनको कहती थी, ऐसा उन्होंने बताया कि बेटियां कहती थी मेरे पास रह जाओ, लेकिन ये बेटियों के पास नहीं रहना चाहते थे। ये तो उनके वर्ड हैं जो कहते थे। फिर मैं कहा चलो ठीक है। ये भी बताया था कि मेरा पहले अपना नेपाल के अंदर भी हमने कपड़े का काम किया है, कपड़े का काम करते होंगे, और फिर और फ्लैट है मेरा वहाँ अब ताला लगा हुआ है। बेटी उधर से उसकी सर्विस पूरी हो जाएगी तो हम अपना फ्लैट पे जाकर रहेंगे। ये बात तो ये प्लानिंग थी। हाँ, वो कपड़े के बड़े कारोबारी थे। अच्छा, यहाँ रहते थे, उनकी दिनचर्या क्या होती थी, क्या करते थे वो? यहाँ बस बैठे रहते थे या भजन, उसके जो है अपना फ़ोन है उनका, उसमें भजन लगे हुए हैं। अपना माता के बेटे हैं, शिव शंकर बोले का मतलब ये हनुमान चालीसा है, ऐसे सुनते रहते। रात को 2 बजे उठ जाते थे तो वो चला लेते थे। जैसे आँख खुल गई, बाथरूम जाना हो तो ये देते थे। फिर इनको ये डंडा सा दिया था, अपने हाथ से चल लें, और अपना जाते थे। बस ज़्यादा बोलते ही नहीं थे किसी से, बस राम करनी बस। राम करते थे। बेटियों का फोन आता था उनके? हाँ, फ़ोन आता था। ये लड़का रहता था ना साथ में ही, मतलब जैसे भी, तो इन्हीं से बात करते। खुद तो बात सही तरह कर नहीं सकते थे, बात करते हुए ना उनकी समझ नहीं बहुत कम आती थी हमारे को, लेकिन अपने आप से ठीक करते लड़की को। बस हाँ राजा बेटा बस। राजा बेटा बुलाते थे अपनी बेटियों को। और जब बीमार हुए तो क्या इंतजार कर रहे थे अपनी बेटियों का कि बेटियां आप आए उनसे मिलें? उन्हें ये मना कर देते थे। उन्होंने कहा, अपना ये जो बैठे हैं इन्होंने कहा भाई एक दफ़ा आ जाओ, तो ये तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिर उन्होंने कहना कोई अपना लो तेजी से बात करो, वो उससे बात करते, कहते बस ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। तो देखिए, माता पिता कितनी भी तकलीफ में हो, हमेशा ये कोशिश करते हैं कि उनके बच्चों को उनकी वजह से किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। शिवचरण जी को ये उम्मीद ज़रूर थी कि शायद आखिरी बार वो अपनी बेटियों को देख पाएं, लेकिन हमेशा अपनी बेटियों को ये कहा करते थे कि मैं ठीक हूँ। शिवचरण सिर्फ इतना चाहते थे कि आखिरी वक्त में बेटियां उनके पास आ जाएं, लेकिन वो बेटियां नहीं आई। वो इस दुनिया से अलविदा कहकर चले गए। और बेटियों ने आखिरी वक्त में जब चिता जल रही थी तो वीडियो कॉल पर देखा, मतलब रिश्ते सिर्फ डिजिटल हैं। लेकिन ये राम रतन जो है, शिवचरण राम रतन शुक्ला, ये जो है गुप्ता, ये जो है, इनकी पूरी परिवार की कहानी क्या है ये आपको देखना चाहिए। बड़ी दिलचस्प कहानी है। मुंबई में ये कपड़ा व्यापारी थे शिवचरण रतन गुप्ता। शिवचरण के परिवार में मात्र 3 बेटियां थी। बड़े प्यार से शिवचरण ने अपनी बेटियों को पढ़ाया था, उन्हें पढ़ाकर कुछ करने के काबिल बनाया था। बेटियां कामयाब हो चुकी थी। बेटियां अपने घर गईं तो अकेलापन शिवचरण और उनकी पत्नी को सताने लगा। 2 साल पहले पत्नी के साथ सोनीपत वृद्धा आश्रम आ गए थे शिवचरण। कुछ समय पहले पत्नी का देहांत हो चुका था, उनका निधन हो चुका था। शिवचरण और ज्यादा अकेले हो गए। तब सबसे ज्यादा जरूरत पड़ गई थी बेटियों की। आखिरी समय जब लगने लगा कि अब वो नहीं बचेंगे, पेट में दर्द की शिकायतें चल रही थी, शिवचरण को लग गया था कि वो नहीं रहेंगे। उनकी इच्छा थी कि तीनों में से कोई एक बेटी आ जाए उनके पास, लेकिन बेटियां नहीं आई वीडियो कॉल के माध्यम से। जाते जाते शिवचरण अपनी आंखें दान करके गए। आश्रम के लोगों ने शिवचरण का अंतिम संस्कार किया। शिवचरण की बेटियों ने कहा आने का समय नहीं है। मतलब आप सोचिए कि आज के समय में कोई आखिरी वक्त में अपनी बेटियों को याद कर रहा है और बेटियां कह रही हैं आने का समय नहीं है। और ऐसा नहीं है कि 7 समंदर पार कहीं विदेश में रहती भारत में ही थी। इन सब के बावजूद बेटियां नहीं आई। बेटियां आई कैसे? ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे वीडियो कॉल के माध्यम से ये बेटियां शामिल हैं। और आमतौर पर आपने सुना होगा ना कि लड़के कपूत हो जाते हैं, लड़कों से उम्मीद नहीं है। बेटियों से माँ बाप उम्मीद कभी छोड़ते नहीं है। यहाँ तो बेटियां ही पिता के लिए कुछ करने नहीं। जब शिवचरण वृद्धाश्रम में गुजरे तब आश्रम के संचालक और शिवचरण की बेटियों के बीच क्या बातचीत हुई
वो आपको दिखाते हैं। हमारी सहयोगी श्वेता श्रीवास्तव ने आश्रम के संचालक आनंद कुमार से एक्सक्लूसिव बातचीत की। ये बातचीत आपको देखनी चाहिए। और इस वृद्धाश्रम के संचालक हैं आनंद जी, जो सालों से इन जो बुजुर्ग हैं, जो अपने परिवारों से दूर हैं, जिनके परिवारों ने उन्हें त्याग दिया है, उन्हें एक सम्मान पूर्वक जिंदगी दे रहे हैं। आनंद जी, कितने सालों से आश्रम है? ये मैम 19 फरवरी 1990 से स्टार्ट किया था। आज इसको 37 साल हो चुके हैं। यानी तब तो आप खुद बहुत छोटे रहे होंगे। मैं 19 साल का था मैम उस टाइम। ये जो शिवचरण गुप्ता जी के वीडियो जो सामने आया है, दिल को झकझोर दिया उस कहानी ने देशवासियों के। आप ही वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे बेटियों से? हाँ, मैंने वीडियो कॉल पे बात की थी, क्योंकि बेटियों का जैसे गुजरे थे, रात को 3-3:30 बजे करीब गुजरे थे। तो मैंने दोनों बेटियों को फ़ोन कर दिया था कि बेटा तुम्हारे पिताजी जो हो गुजर गए हैं, तुम आना चाहो तो देख लो, मतलब हम वेट कर लेंगे। तो उन्होंने कहा अंकल काफ़ी दूर पड़ता है, हिंदू रीति रिवाज से आप इसका दाह संस्कार करा देना। तो उस हिसाब से मैंने करा दिया और कहा कि जब दाह संस्कार करो तो मेरी वीडियो कॉल पे मेरे को दिखा देना। और हमने वीडियो भी बना ली थी कंप्लीट सारी उड़ेगी। भाई ठीक है, अगलों के मन में है तो कम से कम उनको तो ये जाए भाई उनके जो बाबूजी थे उनका हिंदू रीति रिवाज से हमने दाह संस्कार करा दिया। फिर आई बात आगे भाई अस्थियों की। तो वहाँ बेटा अस्थियों मिला, हाँ रखवा देना, हम महीने 1.5 महीने में आएंगे जब ले लेंगे। इतने दिन कैसे रखी जाती है, क्योंकि 13वीं अगर करनी है तो 13वीं से पहले जाएंगी। तो आपने कहा था बेटियों की आ जाओ? हाँ, मैंने कहा था कि आ जाओ। कहती है कि अंकल काफ़ी दूर हो जाता है, और अब तो पापा भी नहीं रहे, अब हम आके क्या करेंगे, अस्थियों को आप ही विसर्जित कर देना। तो पापा जब थे तब भी तो नहीं आए? मैम क्या कर सकते हैं, हमारा दबाव तो नहीं, हम तो सिर्फ खाली सूचना दे सकते हैं। तो जब बीमार थे तब आपने खबर करी थी आप लोगों ने? करीब 20-25 दिन पहले मैंने भी की थी। मेरा जो स्टाफ उसने ही फ़ोन किया था कि इनकी तबीयत थोड़ी ढीली ही हो रही है, आप आना चाहो तो आ जाओ। ये स्थिति नहीं लग रही थी कि ये गुजरेंगे, सिर्फ ये था कि पेट में दर्द था थोड़े है, मतलब रेस्ट ज़्यादा कर रहे थे। तो इन्होंने भी यही कहा भाई आप आके मिल लो एक बार। या तो समय कहलवा देता है ये बातें, या फिर कुछ न कुछ होनी होती है ऐसी। तो पहले मैं उसको हॉस्पिटल ले गया, सुबह ले गया था, शाम तक उसका ग्लूकोज वगैरह लगा के डॉक्टरों ने छुट्टी कर दी, ले जाओ। 2 तारीख को मैं फिर लेके गया, उनके पेट में वो फरा बन रहा था थोड़ा। बोला ठीक थे, चल लैट्रिन बाथरूम सारा कर रहे थे। मैं बोला अंकल जी क्या बात है? बोला पेट में गड़बड़ है माँ। तो चल मैं फिर ले गया सिविल हॉस्पिटल। जाने के बाद उन्होंने दवाइयाँ दी, फिर आराम हो गया, आ गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। उसी रात को 3-3:15 बजे वो खत्म हो गया। तो जो वृद्धाश्रम के संचालक हैं उन्होंने बताया कि बेटियों के साथ संबंध कैसे थे। बेटियों को पता चल चुका था कि पिता हो सकता है कि जल्दी इस दुनिया को अलविदा कह दें, लेकिन कैसा रवैया था बेटियों का वो आपने देख लिया। अब आपको इन 3 बेटियों के बारे में समझना चाहिए कि 3 बेटियां थीं कौन। ये 3 बेटियां थीं राम रतन की, जो कि पढ़ा लिखा कर जिन्हें आत्मनिर्भर बनाया था। बड़ी बेटी, माफ कीजिएगा, शिवचरण की बड़ी बेटी अनीता नेपाल में टीचर है, बड़ी काबिल होंगी, तभी नेपाल में वो टीचर हैं, वहां पर पढ़ा रही हैं लोगों को। दूसरी बेटी निशा आजमगढ़ में शिक्षक हैं। तीसरी बेटी प्रिया परिवार के साथ मुंबई में रहती हैं। मतलब तीनों बहुत दूर नहीं रहती थीं शिवचरण से, लेकिन अंतिम वक्त में शिवचरण के पास कोई नहीं गया। बीमार होने पर पिता को फोन करना बंद कर दिया था बेटियों ने। शिवचरण की मौत के बाद कोई बेटी सोनीपत आई ही नहीं। अंतिम दर्शन करने के लिए कई सदस्य नहीं आए। बड़ी बेटी ने अंतिम संस्कार के लिए 5100 रुपए भेजे। बेटी बोली नहीं आ सकते, अस्थियां आप खुद विसर्जित कर दीजिए। वृद्धाश्रम के संचालक को उन्होंने ये बात कही। अब ये पैसे भेजने का क्या मतलब है जब आप खुद आ नहीं पाए और पिता आपको अंतिम वक्त में देख नहीं पाए? एक बार को मन में आया होगा कि ऐसे बच्चे होने का क्या फायदा है जो आपको अंतिम वक्त में देखने नहीं आ पाए। अपने पास रखना तो दूर की बात है, मतलब इतनी बुरी स्थिति हो गई थी कि इन्हें वृद्धाश्रम जाकर रहना पड़ा। अंतिम वक्त में ये बेटियां पिता के पास पहुंची नहीं। वीडियो कॉल पर बेटियों ने अंतिम संस्कार देखा। मतलब एक शब्द यूज किया जाता है कोरम, तो इन बेटियों ने कोरम पूरा कर दिया अपने पिता की जलती चिता को देखकर। अब आपको सुनाते हैं कि अंतिम संस्कार के समय शिवचरण जी की बड़ी बेटी अनीता ने वीडियो कॉल पर वृद्धाश्रम के संचालक से क्या कहा था। कई लोग इस वीडियो कॉल पर भी सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वीडियो कॉल में बेटी को ऐसा देखकर लग ही नहीं रहा है कि वो किसी भी तरीके से अपने पिता के जाने के बाद गमगीन हो। सवाल ये है कि ये तो शादीशुदा हैं, इनके भी बच्चे होंगे, क्या अपने बच्चों से ये एक्सपेक्ट कर सकती हैं क्या? बेटियां अंतिम संस्कार में नहीं पहुंची, लेकिन अंतिम संस्कार के लिए 5100 रुपए भेजे। सोचिए कितना बड़ा दिल है बेटियों का। 5100 रुपए एक बेटी ने भेजे, लेकिन आश्रम के संचालक ने वो 5100 रुपए भी वापस लौटा दिए। इसका क्या कारण है, ये संचालक आनंद कुमार खुद बता रहे हैं। फिर मेरा ध्यान आया, मैं इनसे पूछने लगा भाई उन्होंने तो 5100 रुपये ही भेजे थे। फिर अभी ये उल्टे दे दे, ये पैसे हैं संस्कार के।
तो आज मैंने वो पैसा उनको वापस कर दिया सुबह, बेटियों को। मतलब बेटियों ने जो 5100 भेजा था वो भी आपने वापस कर दिया। मुखाग्नि किसने दी? अग्नि तो मैंने ही दी थी, मैं था और मेरे साथ में और समाज सेवी थे, दोनों तीनों ने मतलब इकट्ठा होकर अग्नि दी थी। ये वैसे दान में आता ना पैसा तो मैं रख लेता इसको, क्योंकि हमारा तो काम है दान का आएगा तभी इन बुजुर्गों का देख रेख अच्छा हो पाएगा। मगर वो पैसा था उसके अंतिम संस्कार का, वो आप नहीं रख पाए। वो मैं इसलिए नहीं रखा क्योंकि ये अंतिम संस्कार का पैसा है और अंतिम संस्कार का जो कार्यक्रम है हमारे जो साथ लगते दोस्त हैं, मित्र हैं, जो संस्थाएं हैं सोनीपत के, उन्होंने सारा कर लिया। अब इनका जो बैग है, इनके जो कपड़े लगते हैं, उसका क्या करते हैं आप लोग? उसका जैसे जो साफ कपड़े होते हैं उनको हम जो पहनने लायक होते हैं, ये शनि मंदिर है एक, वहाँ पे जो गरीब लोग होते हैं उनको दे देते हैं। और ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग होंगे जिन्होंने अपना आखिरी वक्त यहाँ पर बिताया होगा, क्या होता है अमूमन बच्चे आते हैं यहाँ? देखिए मैम, लास्ट में तो ज़रूर आते हैं, बीच में आए या ना आए, मतलब जैसे हम कोई भी एडमिशन करते हैं तो उसमें परिवार के 1-2 सदस्य का हम फ़ोन नंबर लेते हैं, इसीलिए कि भाई कल को अगर ये गुजरता है तो इसका परिवार को हम बता दें। कुछ परिवार ऐसे रहे हैं जो बॉडी को लेके गए हैं, अपने घर गए हैं, वहीं पे उन्होंने अंतिम संस्कार किया है। कुछ ऐसे थे जो हमारे साथ लग गए और शहर के जो शमशान हैं उनमें उनका अंतिम संस्कार कराया है। बेटियों की आंखों से शायद आंसू ना निकले, लेकिन शिवलाल की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। आंसू ऐसे बह रहे हैं मानो कोई झरना बह रहा हो। शिवलाल वो शख्स हैं जिसने 2 साल तक शिवचरण गुप्ता को उनका मनपसंद खाना बनाकर खिलाया है। जिन छोटे छोटे बच्चों को इंसान अपनी गोद में उठाता है, अगर वही बच्चे आखिरी वक्त में कांधा देने ना आए, अंतिम बार देखने भी ना आए, तो उससे बड़ा दर्द भला और क्या होगा। सोनीपत के इस आश्रम में जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। शिवचरण गुप्ता यहाँ रहते थे, अपनी बेटियों का इंतज़ार करते रहे। जब वो बीमार हुए तो यहाँ आश्रम से खबर भी की गई उनकी बेटियों को कि वो बीमार हैं, शायद कुछ दिनों के मेहमान हैं। बावजूद इसके बेटियों ने मना कर दिया आने से, अपनी अपनी बातें बताई, अपनी अपनी परेशानियाँ बताई और जाहिर किया कि वो उनके लिए यहाँ पर आना मुश्किल है। अब मैं उस वृद्धाश्रम के किचन में आई हूँ जहाँ पर खाना इन बुजुर्गों के लिए बनता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवलाल काफले है और मेरी वाइफ का नाम गीता काफले। हम दोनों का फोटो यहाँ है। अच्छा शिवलाल जी, शिवचरण जी को क्या खाना पसंद था? उनको सबसे ज़्यादा आम खाना पसंद था जी। आम बहुत खाते खाते उनको गर्मी बन गया पेट में गर्मी बनने के बाद मैंने बोला अंकल आप इतना ज़्यादा आम मत खाओ, आपको बार बार लूज मोशन लग रहा है। वो पेट में गर्मी हो गया तो इनको दवाई गीता ने दिया तो ठीक हो गए। तो 2-4 दिन के बाद फिर आम लेके खाना शुरू किया इन्होंने। ज़्यादातर गर्म चीज़ खाते थे, ये ठंडा खाना ये दाल चावल ये सब नहीं पसंद कर रहे थे? दाल चावल रोटी खाते थे, बढ़िया खाते थे, मतलब 2-4 रोटी चावल दाल रायता सब कुछ खाते थे। एकदम से पता नहीं इनके पेट में गर्मी बन गया और बार बार टॉयलेट जाने लगे। शरीर कमज़ोर होता गया, ये खाना कम फल फ्रूट ज़्यादा खाने लगे, कमज़ोर होने लगे। उसके बाद ज़्यादा ही सीरियस हो गए तो हम आनंद जी के साथ मिल के लकी और मैं आनंद जी ले जाके वहाँ सिविल हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड में इनको ग्लूकोज चढ़ाया। 2-4 घंटा विटामिन का दवाई भी दिया तो उन्होंने वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया 2-4 घंटे में। फिर हम यहाँ ले आए और 2-4 दिन ठीक हुए। मैं और लकी बात करते थे कि बिटिया। अच्छा, भारत ना संस्कारों का देश है। यहाँ पर माता पिता बड़े जतन से अपने बच्चों को पालते हैं, अपने जीवन की सारी पूंजी लगा देते हैं। फिर सवाल ये कि भारत में आखिर बुजुर्ग वृद्धाश्रम की ओर रुख कर क्यों रहे? इसके कुछ बड़े कारण मैं आपको बताने चाहूँगा। आप जरा बिग बॉल पर देखिए। परिवार से बुजुर्गों की अनदेखी एक बहुत बड़ा कारण है कि बुजुर्ग वृद्धाश्रम चले जाते हैं। परिवार में लगातार बढ़ती कलह भी एक कारण होता है जिसके चलते बुजुर्ग जो है वो वृद्धाश्रम का रुख कर लेते हैं। बच्चे या तो दूसरे शहर में या विदेश में बस गए तो बुजुर्गों को, चूंकि वो अकेले रहते रहते अपने लिए खाना पीना नहीं इकट्ठा कर सकते हैं, तो उनके लिए मजबूरी होती है कि वो वृद्धाश्रम चले जाएं। बच्चे पैसे भेजते हैं लेकिन अकेलापन इन बुजुर्गों को खा जाता है। कमजोर परिवार पर बढ़ता आर्थिक दबाव भी एक कारण होता है कई बार कि बुजुर्ग जो है वो वृद्धाश्रम की तरफ चले जाते हैं। संपत्ति विवाद, स्वास्थ्य समस्याएं, ये वो चीजें हैं जो फोर्स करती हैं बुजुर्गों को कि वो वृद्धाश्रम का रुख करें। शिवचरण जी यहाँ पर अकेले नहीं, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो अपनों से दूर हैं। वजह अलग अलग है, लेकिन इतना ज़रूर है
कि अपनों की कमी उनकी आंखों में नमी बनकर हमेशा तैरती है। अंकल, क्या नाम है आपका? सुखबीर है। सुखबीर। सुखबीर जी, कहाँ के हैं आप? है ना? कहाँ के हैं? दिल्ली से। और आपके बच्चे, कितने बच्चे हैं? 3 लड़की 2 लड़के। 5 बच्चे हैं आपके? जवान हो रहे, अपना बाल बच्चोड़े हो रहे, पोता पोती सब है। तो आप यहाँ कैसे आए और क्यों आए? बस उनकी बात और मेरी बात आपस में मेल नहीं खाई। आप बजाय मार पिटाई झगड़ा करने से सब मैं यहाँ आ गया, अभी अपना घर पे ही हैं। तो 5 बच्चों में से किसी ने नहीं रखा? सबको लालच एक ही था, प्रॉपर्टी, और वो मानना नहीं हुआ। सबके साथ एक ही झगड़ा हुआ, सामने में बेचना चाह रहे और मैं अकेला बेचना नहीं चाह रहा, ये वजह है। तो प्रॉपर्टी कहाँ पर है? दिल्ली वही घर जो अपना घर है, जो अपना नाम है वही है, अपना प्लाट 1 करोड़ का बेचा है वो। लेकिन मैं नहीं बेचना चाहता, मैं तो मेहनत करके कमा रखा, उन्हें वो फ्री का मिल रहा, जैसे खिलौना पा जाया करे, बेचो और गाड़ी लो, रहो आराम से। लेकिन मैं तो नहीं, मैं तो खून पसीना एक रखा बस। तो रोज रोज झगड़े हुआ करते थे? हाँ, रोज रोज झगड़े हुआ करते थे? तो वो तो चाहते थे ना कि दे दे, एक दिन की बात नहीं है, कम से कम 20 साल से उनका यही विचार है। लेकिन चलते 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 लास्ट ऐसा आ गए, 4 साल से मैं यहाँ आ रहा। 4 साल से? तो वो भाई बहन आपस में बात करते हैं सब? वे तो आपस में एक है सारे, पैसा मिल जाए और अपनी जेब में डालो, इससे करके अपने अपने, और उनके मौज। और आपकी पत्नी? वो भी तो उनकी साइड ही है, तभी तो मैं हार मान गया। कोई आता है आपसे मिलने? कहते हैं माता पिता चाहे जितने भी बच्चे हों, 4 बच्चे 5 बच्चे, सबको पाल लेते हैं, सबको खिला लेते हैं। लेकिन वही माता पिता जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो 5-6 बच्चे मिल करके भी एक माता पिता को नहीं रख पाते। और इसीलिए ये जो वृद्धाश्रम अलग अलग शहरों में है वैसे बुजुर्गों से भरे पड़े हैं। आइए कुछ ऐसे और बुजुर्गों से बात करते हैं, क्योंकि आज नवभारत की ये बेटी उन बुजुर्गों का दर्द समझने के लिए आई है। शिवचरण गुप्ता के मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, हिला कर रख दिया है। कई सवाल हम सबके मन में हैं, जिनके जवाब तलाशने के लिए आज मैं खुद सोनीपत के इस वृद्धाश्रम में मौजूद हूँ। क्या नाम है आपका आंटी? बीरमती बेटा। वीरमती जी, कितने बच्चे हैं आपके? 5। 5 बच्चे? हाँ। और 5 में से एक भी ऐसा नहीं है जो आपको रख पाए? नहीं, लड़कियां भी नाटी। लड़के भी नहीं? कितने लड़के हैं? 2 और 3 लड़कियां? 3 लड़कियां। लड़कियां बड़ी हैं, लड़के छोटे हैं। कितने साल पहले आप आए आश्रम में? मैंने 1.5 साल हो गया ये आई हुई, ढूंढते ढूंढते आए थे। तो आपको मतलब आप कैसे आए यहाँ पर? खुद से आए घर छोड़कर? नहीं, किसी रिश्तेदार के थ्रू। उसको मिली थी पहले, उसको बोला था कि मेरे को आश्रम जाना है, उसने फिर फोनों में देख देख के ढूंढा, तो फिर यहाँ पे लेके आया आनंद सर के पास। तो आपको कैसे, मतलब क्यों छोड़ना था घर? क्यों छोड़ा आपने? घर में क्या हुआ था ऐसा कि घर से निकलना? उन्होंने मारपीट कर दी थी मेरे लिए। बेटे ने? हाँ, मारा पहले था? बहू ने तो गंदा बोला, फिर बेटों ने उनको सिखाने के बाद उन्होंने मेरे को मारपीट की।